आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। तो ये क्या है? एक रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का। क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है। क्या करेगा? अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या करंट के फ्लो में। ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में मेन पॉइंट को देखेंगे जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस का पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल होता है V/I। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक ना। ये ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जब हमारा फिजिकल कंडीशन सेम होता है तो करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आ जाता है? ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, I = 1/R × V। या फिर V अगर इस तरह से कोई लिखे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी I, तो क्या हो जाएगा? V = IR। यही जो प्रोपोर्शनलिटी है ये क्या है? तो एक तरह से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R, जिसका हम लोग रेजिस्टेंस नाम देते हैं, ठीक ना। उस कांस्टेंट को हम लोग ने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस नाम दिया। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, रेजिस्टेंस इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, वो होता है R = ρL/A। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, कंडक्टर के लेंथ का, ठीक ना। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, लेंथ हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया उसका बढ़ जाएगा, मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं, ये रो है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी भी इसका नाम होता है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको याद होना चाहिए, वो होता है ओम। और इसका सिंबल तो सबको पता है, इस तरह का सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। अब जो है रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डिपेंड किया किस पे? लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है हमारा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को बेसिकली इसका मैं फार्मूला बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिससे आपको कैलकुलेट करना रहता है। आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है, पहले रेजिस्टेंस एक दिया रहेगा, एक टेम्परेचर दिया रहेगा, ठीक ना, और एक और टेम्परेचर का वैल्यू दिया रहेगा, और उस पर आपको कहेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो कुछ इस तरह से उसका फार्मूला है। मान लीजिए ये हमें न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये फार्मूला होता है R old, R new = R old × 1 ± अल्फ़ा × ΔT। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लस साइन आ रहा है ना, ये जो प्लस साइन है ये किसके लिए है? ये प्लस साइन है आपका कंडक्टर के लिए, ठीक ना। और ये निगेटिव साइन जो है ये सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है। ये निगेटिव साइन सेमी कंडक्टर के लिए होगा, यूज करेंगे, और पॉजिटिव साइन कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू वो किस तरह से निकाल रहे हैं। हमारा R रेजिस्टेंस जो ओल्ड रेजिस्टेंस वो दिया रहेगा, और टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, प्रोवाइड करेगा, आपको इसी फार्मूला से निकालना है। और कभी कभी इसमें पूछ देता है ये जो अल्फ़ा है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका कभी कभी यूनिट पूछ देता है, ठीक ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये R न्यू, ठीक ना, = इसको लिख सकते हैं R ओल्ड प्लस, इसको मैं सिर्फ ब्रेक कर रहा हूँ, R old × अल्फ़ा × ΔT, R new माइनस R old, इसको इधर भेज दिए, R old हो गया बटा में ये R old जो पहले का रेजिस्टेंस दिया हुआ है = और इधर आ जाएगा क्या? ΔT आ जाएगा, और इधर बच गया अल्फ़ा। तो देखिए ये अल्फ़ा को टेम्परेचर कॉफिशिएंट का एक फार्मूला भी बन गया यहाँ पे, ठीक ना। अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस घटाएगा तो यूनिट उसका ओम ही आएगा, और बटा में नीचे में क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा इसके चलते, और ये डिग्री सेल्सियस = अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा ये ओम से ओम कट गया, अल्फ़ा का जो आ गया वो क्या आएगा? 1/डिग्री सेल्सियस, मतलब
पर डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक ना, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। अब जो है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमने देखा, अब उसका ग्राफ देखते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक ना, इस पे हम लोग टेम्परेचर को दिखाएंगे। ये हो गया वाई एक्सिस, इस पे हम लोग रेजिस्टेंस को दिखाएंगे। तो ये जो ग्राफ अगर इस तरह ग्राफ बन रहा है, ठीक ना, तो ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। ठीक है, अब दिख रहा है टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये पीटीसी के लिए ग्राफ इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। अगर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए आपको ग्राफ करना है तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये टेम्परेचर को शो करेगा, ये रेजिस्टेंस को। अब इसमें क्या है कि इस तरह का ग्राफ बनेगा एनटीसी के लिए, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए। यहाँ पे आपका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं घट रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, घट रहा है, ठीक है। अगर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा कि ये आपका आर हो गया, सिमिलरली ये टी हो गया। टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में नो चेंज, ठीक ना। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए ऐसा होगा, ठीक ना। अब ये यहाँ तक आपने समझा, इस तरह का ग्राफ आपको दे सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब जो है हम लोग आते हैं किस चीज़ पे, एक और आपसे पूछ सकता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक ना। डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ सकता है किसका, रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो सिंपली आपको करना है क्या है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हैं वी बाई आई होता है, तो वोल्टेज बाई करंट होता है, और हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। अब करंट का करंट ही रहने दीजिए, तो डब्लू बाई क्यू होता है ना, डब्लू बाई क्यू इंटू आई हो गया, ठीक है। अब डब्लू जो है, ठीक ना, इक्वल टू, इसको अलग रखिए, डब्लू जो है हमारा, डब्लू का क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस बटा में क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, और इसको आई, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम होता है ना, उसी से। अब यहाँ पे देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, तो फोर्स का क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी का पावर -2, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है फोर्स का कैसे एम एल टी का पावर -2 हुआ, तो आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप फोर्स का एम एल टी का पावर -2 हो गया, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल हो जाएगा, बट्टा में ये हो गया आई, और यहाँ पे हो गया आई का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 2 आई है नीचे में, और टी हो गया। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो एम एल एल स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ एल है, एम एल स्क्वायर, फिर टी का पावर -क्यू, एक टी नीचे से ऊपर गया, फिर आई का पावर -2। तो ये जो है ना, ये याद रखिएगा, यही होता है डायमेंशनल फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का, एम एल स्क्वायर, ठीक ना, टी का पावर -क्यू, आई का पावर -2। तो ये था डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस का। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन आर का, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
सीरीज में, ठीक ना। मान लीजिए तीन है, यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है, एक लिया है R1, एक लिया है R2 और एक लिया है R3, और ये सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक ना। ये भी वोल्ट सप्लाई से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है। आपको पता है करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है। तो हम क्या जानते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज कितना है, V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, I इंटू R2, फिर I इंटू R3, ठीक है। I को कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, और ये R T इसको कर दीजिए क्योंकि टोटल R है, रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू। अब यहाँ I से I ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। देखिए अगर यहाँ पे हमारा R3 का वैल्यू, ठीक ना, मान लीजिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि R3 हमारा ग्रेटर है किस, R2 से, और R2 ग्रेटर है R1 से, मतलब रेजिस्टेंस R3 का वैल्यू ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज V3 होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V3, वो ज़्यादा होगा, ठीक ना, इसी क्रम में वो होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है V, जैसे V3 को आप क्या लिखेंगे, I इंटू R3 लिखेंगे। अब R3 यहाँ सबसे ज़्यादा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि करंट तो सब में क्या है, सेम है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। अब आता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ बता दूँ, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ V1 फाइंड करने के लिए दे दे कि V1 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। वो क्या होता है कि जैसे V1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा टोटल वोल्टेज कितना है, V, ठीक है ना, V इंटू R1, ठीक है, V इंटू क्या हो गया, R1 बटा में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ये हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल। उसी तरह सिमिलरली V2 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, V, मान लीजिए आपको V2 निकालना है तो V इंटू R2 बटा में वही RT, ठीक ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसी, ये है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। इसको क्या बोलते हैं, VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोलता है कि मान लीजिए कि इस तरह से आपका दिया है, ये 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक ना। मैं थोड़ा सही से नहीं बना रहा हूँ, ठीक ना। ये मान लीजिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और यहाँ सप्लाई से कनेक्टेड है, और ये भी दिया हुआ है। यहाँ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज आपका डिफर होता है, सेम, सॉरी, वोल्टेज आपका सेम होता है, करंट क्या होता है, डिफर होता है, ठीक ना। मान लीजिए इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, इसमें करंट I3 गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, I, यहाँ से तो I गया, यही I टूट के I1 हो गया, I2 I3, और फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, I मिलेगा। तो मान लीजिए ये जो I का वैल्यू है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 और प्लस I3। इस I1 को क्या लिखेंगे, V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। V कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1/R1, ठीक है ना, 1/R1, फिर 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आपने आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए आई का वैल्यू इतना हमें मिल गया, ठीक है। तो I/V कर दीजिए, I/V इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 बटा में R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक ना। और ये I/V है, सॉरी, ये I/V, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, ये किसके बराबर आएगा,
ये आएगा आपका आर इक्विवेलेंट के बराबर, मतलब ये वी बाई आई के बराबर आएगा। ठीक है, ये आई बाई भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वी बाई आई। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ। अब समझ में आ गया होगा, ये वी बाई आई का वैल्यू आ गया आपका इतना आर इक्विवेलेंट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक रूल है आपका करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, मान लीजिए आपको यहाँ का करंट निकालना है, ये I1, इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है I1, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा मेन करंट, जो हमारा I यहाँ से है मेन करंट इंटू ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को छोड़ करके R2 इंटू R3 बटा में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 टू R2 प्लस R2 इंटू R3 ये वाला प्लस R3 इंटू R1। ठीक ना, या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक सेकेंड कैमरा थोड़ा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको I1 निकालना है ना, ये I1 निकालना है, तो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं V और V इंटू R1। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं I इंटू R इंटू R1। V को क्या लिख सकते हैं I इंटू R इंटू R1। ठीक है, आप I को क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, ये जो I है इसको I छोड़ दीजिए। R को क्या लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं R1 इंटू R2 इंटू R3। ठीक ना, I को सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटा में R1 होगा। ठीक ना, ठीक है, बटा में यहाँ पे आपका क्या है R1 है। तो अब यहाँ पे R1 इंटू R2 फिर प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, इस तरह से फिर R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो वही तो आया जो मैंने ऊपर में लिखा, वही तो यहाँ आया। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग ने करंट डिवीजन रूल देखा। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, यही दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा आपका सीरीज सर्किट में लगेगा, करंट डिवीजन रूल आपका पैरेलल सर्किट के लिए है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि डायमेंशनल फार्मूला भी हमने देख लिया और कलर कोडिंग भी पढ़ेंगे। ठीक ना, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कलर कोडिंग भी पढ़ेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल जैसे देख लीजिए, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 2 टर्मिनल दिया है एल एम और कहता है कि इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालिए। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है सीरीज में है। ठीक ना, दोनों क्या है सीरीज में है, तो इसको क्या कर दें ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 14 और 6 कितना हो गया 20 ओम हो गया। ठीक ना, सीरीज में ऐड हो गया। फिर उसके बाद ये इसके साथ क्या है पैरेलल में है, तो ये एक और 20 ओम आ गया पैरेलल में। और देखिए ये जो है हमारा, ठीक ना, ये इसके साथ पैरेलल में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 और ये 20 कितना हो गया 40, नहीं पैरेलल में है ना, तो 20 बटा में क्या हो गया 2 हो गया, मतलब आ गया 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अब इस सर्किट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपके लिए ऐसा बनाता हूँ, ये इस तरह से कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक ना, और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। और 10 ये हो गया 20, और नीचे में 20 दिया हुआ, ये एल है और ये एम टर्मिनल है। ये देखिए ऊपर में ये 10 और ये 10 20 हुआ, और ये 20 दिया हुआ ये, तो ये पैरेलल में हो गया ना। पैरेलल में क्या जानते हैं, जब सेम है तो डिवाइड कर देते हैं। जितना नंबर ऑफ रजिस्टर है, यहाँ 2 रजिस्टर है ना, ये एक 20 है, ये एक 20 है, तो 2 से डिवाइड हो गया, आ गया 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक ना,